अरे यार चीकू, रात को तो मुझे बड़ा ही भयानक सपना आया। मैंने सपने में देखा कि इस दुनिया से कोल और पेट्रोलियम खत्म हो गया है। अरे मोटूलाल, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? ये कोल और पेट्रोलियम के खत्म होने से आखिरकार होगा क्या? अरे चीकू, तुम तो सही में बहुत बेवकूफ हो। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि कोल की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और पेट्रोलियम की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें जो हम घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो बनती हैं। तुम्हें पता है कि पेट्रोलियम की मदद से ही हम लोग कार के अंदर भी ट्रैवल कर पाते हैं। तो इसी वजह से कोल और पेट्रोलियम अगर ख़त्म हो गए तो सोचो क्या होगा। ना घर पर बिजली आएगी, ना हम स्कूल बस से आ पाएंगे, हमें पैदल आना पड़ेगा। अरे फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं फ्री फायर कैसे खेलूंगा? अपने फ़ोन को कैसे चार्ज करूंगा? यार, इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मुझे निकालना ही पड़ेगा। मन्नू भैया से पूछता हूँ कि आखिरकार हम लोग बिना कोल और पेट्रोलियम के इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का कोल एंड पेट्रोलियम। क्या ये बात सही है कि कोल और पेट्रोलियम खत्म होने वाले हैं? क्या हमारे घर पर अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया करेगी? इन सारे सवालों का जवाब हमें इस चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। देखिए, अर्थ के ऊपर जो भी रिसोर्सेज हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब वो वाले रिसोर्सेज जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, और दूसरे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि ख़त्म हो जाएंगे। तो कोल और पेट्रोलियम आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ये ख़त्म हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब वो वाले रिसोर्सेज के बारे में जो कभी भी ख़त्म नहीं होते। इन्हें हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं या रिन्यूएबल सोर्सेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एक सबसे इजी एग्जाम्पल के थ्रू एक इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स के बारे में। अब आपने ये सोलर पैनल्स देखे होंगे बहुत जगह पर। इनको यूज़ करा जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब सूरज की रोशनी से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब सन तो नेक्स्ट डे भी आएगा, तो फिर दोबारा से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। तो ये एक ऐसा रिसोर्स है जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। तो ये था हमारा इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स का एक एग्जाम्पल। ये जो रिसोर्सेज हैं ये अनलिमिटेड है। अब जो सनलाइट है वो तो रोज आएगी, तो वो तो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हो गया। अब आप रोज उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। लेकिन सर, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम लोग ये वाला मेथड क्यों नहीं यूज़ करते? देखो, ये जो सोलर पैनल्स हैं ना, ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिस्टम चाहिए होता है। तो इसी वजह से हम लोग ये जो सोलर पैनल्स हैं इन्हें ज़्यादातर यूज़ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और क्या क्या एग्जाम्पल है इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के, मतलब वो वाले रिसोर्सेज जो ख़त्म नहीं होते, उनके एग्जाम्पल है टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब सोलर एनर्जी से आप अपना वाटर हीटर भी बना सकते हो और सोलर कुकर भी यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर आप खाना भी कुक कर सकते हो विद सन की एनर्जी। फिर जियो थर्मल एनर्जी भी आती है। हीट एनर्जी जो अर्थ के अंदर प्रेजेंट है उसका यूज़ करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बना सकते हैं। फिर न्यूक्लियर एनर्जी आ जाती है। ये भी एक तरीके से इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स के। क्या इन सबको डिटेल में समझना है हमें? अभी नहीं, लेकिन आपको बेसिक एग्जाम्पल पता होना चाहिए। फिर बात आती है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की, मतलब ये वो वाले रिसोर्सेज हैं जो ख़त्म हो सकते हैं। ये जो रिसोर्स होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब कि बार बार नहीं बनते आसानी से। जैसे देखो, यहाँ पर जो सनलाइट थी ये रोज हमें मिल रही थी आसानी से, लेकिन ये जो है हमारे कोल और पेट्रोलियम ये रोज इतना जल्दी नहीं बनते आसानी से। देखो, सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के साथ कि हम लोग इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर के अंदर अगर आप किसी रूम से निकलते होगे तो आप लाइट ऑन छोड़ देते हो। आप ध्यान ही नहीं देते हो कि ये जो आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ये कहाँ से बन के आ रही है, फ्रॉम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। और अगर ये ख़त्म हो गए तो फिर आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आना ही बंद हो जाएगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। नेचर के अंदर जो अमाउंट है इन रिसोर्सेज का वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है और इसको हम लोग एग्जॉस्ट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स बाय आवर ह्यूमन एक्टिविटीज़। घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, अगर आप अपने स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में आप अपने पापा को बोल रहे हो कि मुझे स्कूल छोड़ाओ, ठीक है।
अगर आप इसी के लिए ऐसा करो कि अपने फ्रेंड्स को भी अपनी कार के अंदर इनवाइट कर लो, तो क्या होगा कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो शायद एक दूसरी कार के अंदर जाएं, आप अपने पापा के साथ एक दूसरी कार के अंदर जाओ, तो डबल बार हम लोग फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, दो जगह फ्यूल वेस्ट हो रहा है। तो हम लोग अगर शेयरिंग करें तो उस चीज़ से भी हम जो है रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है हमारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज का? देखो, फॉरेस्ट भी एक एग्जाम्पल है नेचुरल रिसोर्स का। अगर हम लोग फॉरेस्ट को ख़त्म कर देंगे कंप्लीटली, तो एक नया जंगल बनने में, नया फॉरेस्ट बनने में सालों लग जाते हैं। वाइल्ड लाइफ, कुछ एनिमल्स हैं, अगर हम लोग उन्हें परमानेंटली ख़त्म कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अर्थ के ऊपर से एक्सटेंट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या हैं? ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ख़त्म हो सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आते हैं हमारे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी, जिनके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें इन्हीं के थ्रू बनाते हैं। अब देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स का एडवांटेज। देखो, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हैं। एक तो ईजिली अवेलेबल है और हम लोग ईजिली जनरेट कर सकते हैं हीट, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आखिरकार ये फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे? बहुत ही सिंपल तरीका है इनके बनने का। ये जो आपको इतने सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, तो ये जो पेड़ पौधे थे करोड़ों सालों पहले, ये पेड़ पौधे धीरे धीरे करके क्या होने लग गए, अर्थ के अंदर दबने लग गए। सर कैसे दबने लग गए? जैसे इनके ऊपर सॉइल डिपॉजिट होने लगी। जब ये पेड़ पौधों की डेथ हो गई या फिर ये ख़राब हो गए, तो इनके ऊपर सॉइल डिपॉजिट होने लगी। अब जब इनके ऊपर सॉइल डिपॉजिट होने लगी, तो सॉइल डिपॉजिट होते के साथ साथ मतलब प्रेशर भी इनके ऊपर पड़ने लगा। विद टाइम, कुछ सालों बाद, कुछ करोड़ों सालों बाद, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? इनटू कोल एंड पेट्रोलियम। तो यहीं से हमें कोल और पेट्रोलियम मिलता है। देखो, कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। यही हमारे ट्रीज विद टाइम जैसे ही अर्थ के अंदर दबते रहते हैं, ये दे कन्वर्ट इनटू कोल। लेकिन इस प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, बनने में इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अब बात करते हैं हम लोग पेट्रोलियम की। देखो, पेट्रोलियम भी कुछ इसी तरीके से फॉर्म होता है। कोल हमारा फॉर्म होता है ऑन दिस लैंड। अगर यही प्रोसेस ओशंस के अंदर हो रहा होता है, जैसे एक ओशन है जहाँ पर बहुत सारे डेड जो ओशन के अंदर उगते हैं ना, प्लांट्स और ट्रीज, वो वहाँ पर डिपॉजिट होने लगे, तो विद टाइम कुछ करोड़ों सालों बाद वहाँ पर क्या बनने लग जाएगा? वहाँ पर पेट्रोलियम बनने लग जाएगा। तो अभी हम लोग इसे और डिटेल में समझेंगे। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर्म होते हैं कहाँ से? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारे ट्रीज होते हैं, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इनके साथ में जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो जब मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं करोड़ों सालों तक, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कोल। इसी वजह से हम लोग इन्हें बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल मतलब कि हड्डी वड्डियों से बना हुआ फ्यूल। ठीक है, क्लियर होगा अब आपको ये। नेक्स्ट, रिसोर्सेज कोल, पेट्रोलियम जैसे लिमिटेड हैं, और इन सारे रिसोर्सेज को अगर हम लोग बर्न करते रहेंगे तो क्या होगा? एयर पॉल्यूशन भी होगा। देखो, हम लोग जो कोल और पेट्रोलियम यूज़ करते हैं ना, जब आप कभी भी कोल और पेट्रोलियम यूज़ करोगे, गाड़ी चलाओगे, तो उससे धुआं निकलता है। वो जो धुआं होता है उसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो इस वजह से एक और रीज़न ये है कि हम लोगों को कोल और पेट्रोलियम को कम यूज़ करना चाहिए, जिससे कि एयर पॉल्यूशन भी कम हो। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीजेस गैसेस। जब भी हम लोग किसी भी फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, जैसे हमने कार के अंदर ऑयल डाला, तो आपकी कार जब चल रही है तो वो उस फ्यूल को क्या कर रही होगा? जो उसका गाड़ी का इंजन होगा उसे बर्न कर रहा होगा, यूज़ कर रहा होगा अपने लिए, तो उसे बर्न करना बोलते हैं हम लोग साइंस की लैंग्वेज में। तो वो बर्न हो रहा है ना जब फ्यूल, तो कौन कौन सी गैसेज रिलीज करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। कोल की बात करते हैं हम लोग। कोल भी एक फॉसिल फ्यूल है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और ब्लैक कलर का दिखता है, कुछ इस तरीके का। तो आप देख सकते हो कोल को। स्टोरी ऑफ कोल। तो कोल की कहानी देखने वाले हैं। आखिरकार कोल कैसे बनता है? अभी मैंने आपको ऊपर थोड़ा सा बता तो दिया था, लेकिन अब डिटेल में समझते हैं। करोड़ों सालों पहले एक जंगल हुआ करता था। वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स थे और बहुत सारे ट्रीज थे। कुछ समय के बाद वो जो प्लांट्स और ट्रीज थे वो उनकी डेथ हो गई, मतलब कि वो डेड हो गए। अब ये जो प्लांट्स और ट्रीज जो डेड हुए थे, ये सॉइल के अंदर दबने लग गए, मिट्टी के अंदर मिलने लगे और मिक्स होने लगे मिट्टी के साथ।
कुछ समय बाद इनके ऊपर और ज़्यादा सॉइल डिपॉजिट हो गई और नए प्लांट्स और ट्रीज इनके ऊपर उगने लगे। तो धीरे धीरे करके ये बेचारे प्लांट्स और ट्रीज जितने भी थे मिट्टी के अंदर दबते गए दबते गए दबते गए। आफ्टर सम टाइम एंड आफ्टर द प्रेशर ये एंड हीट ये कन्वर्ट हो गए इनटू कोल। तो देखो अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ये जो डेड प्लांट्स थे ये स्लोली स्लोली कन्वर्ट हो गए इनटू कोल। अच्छा, ये जो प्रोसेस था ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, ये जो हमारे डेड प्लांट्स थे इनका कन्वर्ट हुए ये किसके अंदर, कोल के अंदर, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बनाइजेशन। आई होप अब आपको ये क्लियर होगा। अब हम देखने वाले हैं यूजेस ऑफ कोल। कोल को हम लोग कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। कोल को हम लोग खाने को कुक करने के लिए भी यूज़ करते हैं, फूड को कुक करने के लिए भी यूज़ करते हैं। पहले जो रेलवे इंजन्स हुआ करते थे, जो हमारी ट्रेन्स चला करती थी, उनके जो इंजन होते थे वो भी कोल की हेल्प से ही रन करते थे। आजकल तो इलेक्ट्रिक इंजन्स आ गए हैं। फिर क्या था, थर्मल पावर स्टेशंस, यानी कि जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहाँ पर भी कोल को इस्तेमाल करा जाता है। तो ये तो आज भी होता है, आज भी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कोल की हेल्प से करी जाती है कहीं हद तक। फिर आता है कोक, कोल तार और कोल गैस। ये जो आप 4 प्रोडक्ट्स देख रहे हो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं ऑफ कोल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कोल से ही हमें मिलती है। तो कोल का एक पार्ट है कोक। अब ये जो आपको कोक दिख रही है ये कोको कोला वाली कोक नहीं है, ये एक वैरायटी ऑफ कोल है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, पोरस होता है और ब्लैक सब्सटेंस होता है, मतलब बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है। ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी का ये वाला कोल होता है हमारा। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं इन एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टील एंड मैनी अदर मेटल्स। बहुत सारे अलग अलग जो मेटल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसे यूज़ करा जाता है। क्या ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें समझना है कि एक्सट्रैक्ट कैसे होते हैं मेटल्स? बड़ी क्लासेस में हम लोग समझेंगे, मोर ओवर 10th क्लास में अच्छे से समझेंगे, बट अभी बस हमें इतना ही पता है। नेक्स्ट है कोल तार। जो कोल तार है ये एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है। इसकी जो स्मेल होती है काफ़ी ज़्यादा अनप्लीजेंट होती है। अच्छा, कोल तार को हम लोग जो हमारी रोड होती हैं उन्हें बनाने में भी यूज़ करते हैं। तो कभी आप अगर किसी रोड पर ट्रैवल कर रहे हो नई बनी हुई रोड पे, तो उससे एक अजीब सी स्मेल आती है, तो वो स्मेल होती है ऑफ कोल तार। ये जो कोल तार है ये भी एक प्रोडक्ट है कोल का ही। तो कोल की हेल्प से ही हमें कोल तार भी मिलता है। ये एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, साथ ही में इसके अंदर 200 अदर सब्सटेंस मिक्स होते हैं, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है इसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम कोल तार, और इससे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें बना पाते हैं, जैसे कि डाइज, ड्रग्स, पेंट्स, परफ्यूम्स। ये सारी चीज़ें भी कोल तार से बन जाती हैं। अच्छा, अब आपको क्लियर होगा कि एक कोल से कितनी सारी चीज़ें हमें अलग अलग और मिल रही हैं। जैसे कि हम लोग आटे का यूज़ करके रोटी, पराठा और क्या बना लेते हैं, पूरी बना लेते हैं। 3 चीज़ें बना ली हमने एक आटे का यूज़ करके। ऐसे ही कोल से भी हमें ये अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। नेक्स्ट आती है फिर हमारी कोल गैस। ये कोल गैस जो है हम लोग ऑब्टेन करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोक। तो जब हम लोगों का ये कोक होता है, कोक बन रहा होता है, तो उस टाइम पे कुछ गैसेस रिलीज होती हैं और उन्हें ही हम लोग बोल देते हैं कोल गैस। अब ये जो कोल गैस होती है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। इसका भी यूज़ कर लेती हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़, और इसी के साथ साथ हमारा जो कोल का टॉपिक है वो होता है ख़त्म। एंड आई होप अब ये आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद इसमें कोई डाउट भी नहीं होगा आपको। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं पेट्रोलियम के बारे में। अब देखो, ये जो हमने पूरा प्रोसेस देखा था, कौन सा वाला प्रोसेस देखा था अभी, ये ऊपर वाला कोल के फॉर्मेशन वाला प्रोसेस, यही वाला प्रोसेस सेम होता है हमारा एक ओशन के अंदर, एक समुंदर के अंदर। बहुत सारे डेड प्लांट्स हैं, बहुत सारे डेड ट्रीज हैं जो ओशन के अंदर ग्रो कर रहे हैं। अब ये भी मिट्टी के अंदर दबने लग जाते हैं ओशन की, ठीक है। और दबते 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 आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा एक तरीके से समझ लो अंडरग्राउंड वाटर है, और यहाँ पर जो आपको ये ऑयल दिख रहा है ये है हमारा पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम को निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली एक बड़ा सा पाइप डिग करना है ज़मीन के अंदर, और वहाँ से हम लोग पेट्रोलियम को ले सकते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म से फॉर्म हुआ था विच वर प्रेजेंट इन द सी। अभी हमने पढ़ा कि कुछ डेड प्लांट्स वगैरह थे, उनकी हेल्प से ही हमारा पेट्रोलियम बना है। पेट्रोलियम से हम लोग क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, पेट्रोल बना सकते हैं, डीजल बना सकते हैं, कैरोसिन बना सकते हैं, पैराफिन
वैक्स बना सकते हैं, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पेट्रोलियम गैस, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक पेट्रोलियम से बन सकती हैं। जैसे आटे से हम लोग पूरी, चपाती और क्या क्या बना रहे थे, पराठा, ऐसे ही पेट्रोलियम से भी ये सारी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। देखो अब हमें ये सारी चीज़ें अलग अलग बनानी हैं पेट्रोलियम से, तो हमें इन्हें अलग करने के लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम लोग एक बड़ी सी फैक्ट्री के अंदर करते हैं और इसी वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफाइनिंग। रिफाइन होने के बाद हमें अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि हमें पेट्रोल चाहिए तो हमें पेट्रोल अलग से मिल जाएगा, अगर हमें कैरोसिन चाहिए तो कैरोसिन अलग से मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग मिल जाती हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज डन इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग है उसे करते हैं। अच्छा सर, क्या ये हमें अभी समझना है? ये अभी आपको नहीं समझना, ठीक है। ये बस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग ये अलग अलग चीज़ें बनाते हैं पेट्रोलियम से। नेक्स्ट, जिनका ज़्यादा हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एट द बॉटम ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होते हैं और जिनका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होते हैं एट द टॉप ऑफ द कॉलम। ये आपको बस बताया गया है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बारे में। सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग कोल से ऑब्टेन कर रहे थे और फिर उनका क्या क्या यूजेज है। जैसे पेट्रोलियम गैस जो कि लिक्विड के फॉर्म में होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं एलपीजी, इसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज़। अच्छा, ये जो पेट्रोलियम गैस है इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं शायद। हाँ, ये देखो बिल्कुल पेट्रोलियम गैस अभी आने वाली है, फिर हम पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है पेट्रोल। पेट्रोल को हम लोग यूज़ करते हैं अपनी कार के लिए, एविएशन फ्यूल के लिए, मतलब प्लेन्स के लिए भी, ठीक है, एंड सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। कैरोसिन को हम लोग यूज़ करते हैं स्टोव्स के लिए, लैंप्स के लिए और जेट एयरक्राफ्ट्स के लिए। जो पहले आप देखोगे कि गांव वगैरह के अंदर घर के अंदर जो लैंप होते थे वो ये कैरोसिन का यूज़ करके लैंप बनाए जाते थे। फिर आता है डीजल। डीजल को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ट्रक और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, या फिर कार्स के अंदर भी डीजल यूज़ होता है। अच्छा, आपके घर पर अगर कार है या बाइक है उसके अंदर पेट्रोल यूज़ होता है या डीजल यूज़ होता है, कमेंट करना। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स के अंदर भी ल्यूब्रिकेटिंग जो ऑयल होते हैं ये भी एक पार्ट होता है पेट्रोलियम का, इनको हम लोग ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। पैराफिन वैक्स जो होती है इससे हम लोग दवाइयाँ बनाते हैं, ऑइंटमेंट्स बनाते हैं, कैंडल्स बनाते हैं, वैसलीन बनाते हैं, ये अलग अलग चीज़ें बना पाते हैं हम लोग इससे। फिर आता है ब्यूटामिन। ब्यूटामिन की हेल्प से हम लोग पेंट और रोड की सरफेसिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो अलग अलग चीज़ें हम लोग किससे बनाते हैं, हमारे पेट्रोलियम से हमें ये अलग अलग चीज़ें मिलती हैं और इनके क्या क्या यूजेस थे हमने पढ़े। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की। आई होप अब आपको पता चला होगा कि पेट्रोलियम कितना ज़्यादा यूज़फुल है और डेली लाइफ में हम लोग कितना ज़्यादा पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ ये एक बड़ा भी नुकसान पहुंचाता है। देखो, जब भी हाइड्रोकार्बन्स यानी कि पेट्रोलियम, कोल, ये सारी चीज़ें हो गई, अगर हम लोग इन्हें इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं इनका, तो क्या चीज़ निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। सर मतलब ये थोड़ा समझ में नहीं आया हमें। जैसे ये कार थी, इस कार का इंजन अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो अच्छे से काम नहीं करने की वजह से जो इस कार के अंदर जितने भी फ्यूल्स थे उन्हें ये अच्छे से बर्न नहीं कर पा रही थी, और जब ये अच्छे से फ्यूल को बर्न नहीं कर रही थी तो एक गैस रिलीज हो रही थी जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी खतरनाक गैसेस होती है कि इन्हीं की वजह से पॉल्यूशन होता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। देखो, ये जो कार है इससे ऐसे ऐसे ब्लैक निकल रहा है। अब गवर्नमेंट को पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसी ही खराब गाड़ियां लेकर रोड पर चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि आपको एक पॉल्यूशन टेस्ट कराना पड़ेगा। पॉल्यूशन टेस्ट के अंदर क्या होता है, आपकी कार का ये जो पाइप है जहाँ से ये गैसेस रिलीज होती है, यहाँ पर अटैच कर देते हैं एक पाइप को और उससे चेक करते हैं कि जो गैसेस रिलीज हो रही है इनके अंदर कितनी ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर बहुत ज़्यादा आपकी कार कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रही है तो गवर्नमेंट बोल देती है कि आप अपनी गाड़ी को ठीक करवाओ, इस गाड़ी का जो इंजन वगैरह है उसके अंदर कोई खराबी है उसे ठीक कराओ, ठीक है। अब ये जो गैस एनालाइज़र आप ये देख रहे हो, पूरा ये जो प्रोसेस है ऑफ टेस्टिंग कि आपकी कार ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही, पॉल्यूशन ज़्यादा कर रही है या नहीं कर रही, इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं इमिशन टेस्ट, ठीक है। आई होप अब आपको ये क्लियर होगा। गैस एनालाइज़र को हम लोग यूज़ करते हैं इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है, और
पेट्रोल जो होता है, पेट्रोलियम जो है हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, मतलब कि इसको ह्यूमन बींग्स नहीं बनाते, तो नेचुरली बनता है, आपको क्लियर होगा ये। अच्छा, पेट्रोलियम के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ लिया, लेकिन पेट्रोलियम को बनने में कितना टाइम लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर, करोड़ों साल। पेट्रोलियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत कम है पेट्रोलियम, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब ये जो आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ दिख रही हैं, ये सारी फैक्ट्रीज़ पेट्रोलियम के यूज़ करके ही चलती हैं। यहाँ पर रिफाइनिंग हो रहा है वैसे तो, देखो पेट्रोलियम का क्या, रिफाइनिंग का मतलब क्या, जैसे मैंने आपको ऊपर पिक्चर में दिखाया था कि ये जो हमारा पेट्रोलियम है ये फैक्ट्रीज़ के अंदर जाता है और फिर फैक्ट्रीज़ इनसे जो भी इनका ज़रूरत का सामान बनाना होता है वो बना लेती हैं। तो यहाँ पर वही अपने ज़रूरत का सामान बनाया जा रहा है पेट्रोलियम का यूज़ करके। अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है जिसकी वजह से जो पेट्रोलियम की डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। मतलब इतने ज़्यादा लोग बढ़ गए अर्थ के ऊपर कि उन सब को पेट्रोलियम चाहिए, मतलब सबको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए सबसे पहली चीज़। फिर सब लोग नई नई कार्स खरीदते जा रहे हैं, उसकी वजह से पेट्रोलियम की और ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एसोसिएशन है। सर इसका मतलब क्या होता है? मतलब एक ऑफिस है गवर्नमेंट का जो लोगों को एडवाइस करता है, जो लोगों को सजेस्ट करता है कि कैसे हम लोग पेट्रोल को और डीजल को बचा सकते हैं। देखो एक जो सजेशन उन्होंने दी है वो ये है कि हम लोग अपनी कार को कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड के ऊपर चलाएं। हम लोग अपनी कार के इंजन को स्विच ऑफ कर लें जब भी रेड लाइट हो। हम लोग हमेशा जो हमारे टायर का प्रेशर है उसे मेंटेन करके रखें, क्योंकि अगर टायर के अंदर कम प्रेशर होता है तो कार ज़्यादा हमारा जो फ्यूल है वो कंज्यूम करती है। हम लोग रेगुलर मेंटेनेंस कराएं अपने व्हीकल की। जैसे अभी ऊपर वाले केस में दिखा था, ये देखो कार ख़राब थी, कितना ज़्यादा, मतलब कितनी ज़्यादा आप देख रहे हो ब्लैक कलर की गैस रिलीज़ हो रही है, कितना ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है ये। तो हमारी कार को भी हमें चेक करवाते रहना चाहिए और रिपेयर करके रखना चाहिए। अब बात करते हैं नेचुरल गैसेस की। अभी जैसे हमने देखा कि पेट्रोलियम कैसे बना था, बहुत सारे डेड प्लांट्स थे करोड़ों साल पहले ओशन के अंदर। पेट्रोलियम के अंदर क्या हुआ था कि ओशन के अंदर करोड़ों साल पहले बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स थे वो सब डेड हो गए। जब वो डेड हुए ओशन के अंदर तो कुछ करोड़ों सालों बाद वो दबते गए ओशन की मिट्टी के नीचे, दबते गए और वो कन्वर्ट हो गए इनटू पेट्रोलियम। जब वो पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हुए तो उनके ऊपर कुछ इस तरीके से गैसेस भी डिपॉजिट होने लगी। जैसे यहाँ पर देखो ऑयल है हमारा पेट्रोलियम वाला और इसके ऊपर कुछ ये गैसेस डिपॉजिट होने लगी। अब ये जो गैसेस होती हैं इन्हें ही हम लोग बोल देते हैं नेचुरल गैसेस। अब देखो यहाँ पर एक हमने पाइप लगाया था टू टेक ऑयल, और इस ऑयल के पाइप के थोड़ा सा ऊपर ही हम लोग लगा देते हैं एक और पाइप जिससे हम लोग नेचुरल गैसेस को यूज़ कर सकें। अच्छा, ये जो नेचुरल गैसेस हैं ये किससे फॉर्म हुई हैं? उन्हीं डेड ऑर्गेनिज्म से फॉर्म हुई हैं। ठीक है, कब कैसे फॉर्म हुई हैं? ये जो हमारा पेट्रोलियम है उसके ऊपर ये डिपॉजिट हो गई हैं, तो यही हमारी नेचुरल गैसेस होती हैं। ये जो गैसेस हैं इन्हें हम लोग हाई प्रेशर के अंदर रखते हैं और इन्हें हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हैं, और हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, एलपीजी के नाम से भी इन्हें जानते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, ये आपने सिलेंडर घर में देखा होगा, यही नेचुरल गैसेस इसके अंदर होती हैं। कार के अंदर आपने इस तरीके से सिलेंडर देखा होगा, सीएनजी वाली जो कार्स होती हैं तो यही नेचुरल गैसेस सीएनजी की कार्स के अंदर होता है। तो ये जो सीएनजी होती है, नेचुरल गैसेस होती हैं, ये पॉल्यूशन थोड़ा कम करती हैं। तो ये जो सीएनजी वाली कार्स होती है, गवर्नमेंट बोलती है कि ये वाली कार लोग चलाएं तो अच्छा है, क्योंकि ये क्या है, लेस पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूशन कम करती है। अच्छा, हम लोग घर के अंदर गैस सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, ये किस चीज़ के होते हैं? इसके अंदर क्या चीज़ फिल होती है? इसके अंदर भी नेचुरल गैस फिल होती है जिसका नाम होता है, क्या होता है? एलपीजी। तो अब आप ये चीज़ सजेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो अपने घर पर भी। यहीं पर हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए, जो कि चाहिए ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में बहुत कम आएंगे, या सैम्पल पेपर चाहिए, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और उसके साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करके मेंबर बनना है। तो इस चैनल को फटाफट आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।